कोई दिया हुआ नंबर हो, जैसे मान लो संख्या दी हुई है, पूछ रहा है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप कम से कम 1 से लेकर 20 तक जो है स्क्वायर याद कर लो संख्याओं का। उसको याद कर लोगे तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वो जो है प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए क्या है ना, 1 से लेकर के 20 तक का जो है स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए। वो याद करोगे तो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए, जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, देखता हूँ वो कोई प्राइम नंबर है या नहीं है, उसको करते कैसे हैं हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है, अगर दिया हुआ है 171 दे दिया, ठीक है। मान लो एक नंबर दे रखा है 171 और ये नंबर पूछ रहा है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अब हम याद करेंगे ना कि कौन दो संख्याएँ ऐसी हैं जिसके बीच में ये नंबर आएगा। तो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर हम करते हैं। देखो, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में वो संख्या 171 आएगी। तो हम क्या करते हैं कि जो जैसे ये छोटा है 13, तो इसको नहीं लेंगे, बड़े वाली संख्या को ले लेंगे। तो 14 संख्या हम ले लेंगे, संख्या 14 को हम ले लेंगे और फिर देखेंगे कि इससे छोटे जो है कितने प्राइम नंबर हैं। तो 14 से छोटे प्राइम नंबर को कितने क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक। उसके बाद में आपका 9 नहीं होगा, 11 होगा और 13 होगा। ये होगी संख्याएँ जो है प्राइम नंबर हैं। अब हम क्या करेंगे, 171 को जो है इनसे डिवाइड करेंगे बारी बारी। देखेंगे कि इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर इनसे नहीं कट रहा है तो समझ लो कि ये संख्या जो है 171 प्राइम नंबर है। अब कौन करेगा इतना लंबा बारी बारी से। तो देखो, 2 से करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर हम चेक कर लेंगे तो 1 है तो कटेगा ही नहीं। 3 से देखो, 2 से नहीं कटा क्योंकि 0 नहीं है, तो 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये दोनों तो ऐसे हट गया। इनका डिजिट कर लो 1 से 1 यानी कि 9। ये 7 2 9 तो है, लेकिन हो सकता है कि ये 3 से जो है कट जाए। 3 से जो है हो सकता है कि कट जाए, तो 3 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 171 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहीं हमें पता चल गया। तो इसको डिविजिबिलिटी के रूल से ही हम पता कर लें कि प्राइम नंबर नहीं है। मान लो कि 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है या 7 से भी नहीं कट रहा है, तो हम 11 और 13 वाले से भी ट्राई करना पड़ेगा कि है कि नहीं है। अगर इनसे नहीं कट रहा तो ये समझ लीजिए 171 प्राइम नंबर बन जाएगी। लेकिन 171 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, ठीक। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर कि एक संख्या दे रखी है 167, ठीक। 167 दे रखा है, पूछ रहा है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक। तो मैं 167 के लिए क्या करूँगा, देखूँगा किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आएगा ये। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक। 144 होता है, तो इसका मतलब क्या है, हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो बड़ी वाली संख्या 169 है, तो 169 है तो हमें क्या लूँगा 13। अब 13 से छोटे जो है आपके प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, 2 3 5 7 11 और इतना होगा, 11 तक होगा, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, 13 से छोटा ही लेना है, ठीक है। तो 13 से छोटा 2 3 5 7 11 ही हो जाएगा। अब देखेंगे कि 1 6 से 7 जो है इनसे किसी से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो, पहले तो 2 से तो नहीं कटेगा, 2 तो हट गया। 7 6 13 और 14, 3 से भी नहीं कटेगा। 0 और 5 नहीं है यहाँ पे, तो 5 से भी नहीं कटेगा। मतलब 7 और 11 से चेक करना है हमें। तो 7 से क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 2 बचेगा, 27 हो जाएगा। तो 7 से भी नहीं कटेगा, ये भी हट गया। 11 से देखते हैं, 11 11 और 5 57 होगा। तो 5 55 होता है, 57 आ रहा है, तो इसका मतलब 11 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 167 जो है आपका प्राइम नंबर है, ठीक। ऐसे करके बाकी अब ये इतना काफ़ी है, बस 1 to 20 जो है स्क्वायर याद कर लो। उसके बाद में ये वाला मेथड अप्लाई कर लो कि देखो कि ये जो संख्या है किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगी, और इससे ज़्यादा आना चाहिए। अगर जैसे मैंने 13 का स्क्वायर वाला लिया ना, तो 13 169 आना, तो 167 है ये, तो इसलिए मैंने 13 ले लिया, ठीक है। तो 13 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको देख लो और फटाफट से देख लो कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो 2 3 5 वाला जो है, 2 3 5 वाला तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो बचेगा क्या, 7 बचेगा, 11 बचेगा, 13 बचेगा, और 13 के बाद में अगर कोई प्राइम नंबर आ रहा है तो आपका कौन सा आ रहा है, 17 आ रहा है और 19 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं फटाफट और पता कर लेते हैं प्राइम नंबर है या नहीं है। एक चीज़ और हम देखते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर और एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक। परफेक्ट नंबर में क्या होता है कि कोई भी नंबर दे रखी हो, ठीक है, उस नंबर का गुणनखंड करो और उसके जो गुणनखंड होंगे टोटल ना, उसको जोड़ने के बाद में जो संख्या आती है, अगर वो 2 से पूरी तरह से कट जाती है तो वो परफेक्ट नंबर होता है। जैसे मान लो कि 6 संख्या दे रहा है, ठीक है, इस संख्या को ये 6 मान लो, तो ये क्या परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 6 के गुणनखंड हो सकते हैं, ऐसे करके देख लो, इसके फैक्टर बनाएंगे हम। 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा, फिर 1 से कटेगा 1 आ जाएगा,
और ये 6 जो है खुद 6 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 6 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और 6 बनेगा। ये 4 फैक्टर इसके 1 2 3 6 बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 6। तो ये क्या आएगा आपका, आएगा 6 3 9 2 11 12, यानी कि 12 है। और 12 जो है क्या है, 2 से कट जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो संख्या आएगी वो 2n के फैक्टर में आएगी, 2n के फॉर्म में आएगी। तो जो 12 है वो 2n के फॉर्म में है ना। 2n के फॉर्म का मतलब क्या है, 2n है, ये संख्या n के फॉर्म में है कि नहीं, तो इसको बराबर करके देख लेते हैं। 2 से कट जाएगा, n बराबर 6 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या 12 है ये 2n के फॉर्म में है। मतलब क्या है कि वो संख्या जो आएगी, पहले दी हुई संख्या जो है उसको देखो परफेक्ट नंबर है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके सारे गुणनखंड निकालेंगे। सारे गुणनखंड निकालने के बाद में खुद उस संख्या को इंक्लूड कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड करने के बाद में देखेंगे वो संख्या 2 से कटती है या नहीं। अगर 2 से कटती है तो परफेक्ट नंबर है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। अब हम देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, या विस्तारित रूप। विस्तारित रूप 2 अंकों की या 3 अंकों की संख्याओं का विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है, मान लो कि संख्या कोई दे दिया x और y है, ठीक है। ये कोई 2 अंकों की संख्या है, तो x y है, मान लो कि तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये इकाई का अंक होता है x और ये दहाई का अंक होता है। इकाई का अंक मतलब कि आपका इसमें, इकाई का अंक का मतलब कि इसमें एक में y में 1 से मल्टीप्लाई होगा और बीच में इधर प्लस लगाएंगे, और दहाई मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 10x हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 10x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा संख्या, y आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया कि x और y अगर 2 अंकों की कोई 2 डिजिट की नंबर है तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो है विस्तारित रूप 10x + y होगा। जैसे मान लो अगर 21 है वो संख्या, ठीक है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 1 है ये, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में इधर प्लस लगाएंगे, और 2 दहाई यानी 10 का प्लेस है, यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 1 1 जो 1 हो जाएगा। देखो ये 21 ऐसे आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई अगर 2 अंकों की संख्या है, मैं अगर इसको ऐसे 10x + y लिख रहा हूँ तो ये दोनों बराबर ही है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है, ठीक। ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ये 2 अंकों का हो गया, 2 डिजिट के लिए हो गया। मान लो अगर 3 डिजिट की कोई संख्या, मान लो x y z है, ये 3 डिजिट की संख्या है मान लो, तो 3 डिजिट वाले में भी वैसे ही करेंगे। इकाई का अंक है तो 1 से मल्टीप्लाई z × 1, बीच में प्लस, y है दहाई का है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, और ये सैकड़ा मतलब 100 के प्लेस पे है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई, तो x हो जाएगा ये। तो मतलब ये क्या बनेगा 100x + 10y + 1z, मतलब क्या हो जाएगा 100x + 10y + z, ये इसका हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे ही मान लो अगर कोई संख्या है 123 123 है, तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 1, ये जो 1 है 100 के प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 जो है दहाई के यानी कि 10 के प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 जो है यूनिट प्लेस पर है तो 3 को कैसे लिखेंगे 3 × 1, ठीक। ये इक्वल हो जाएगा 100 + 20 + 3, तो देखो 100 + 20 है यानी कि सब मिलकर 123 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही है, ये ध्यान रखना, ठीक। एक आता है क्वेश्चन था कि जैसे मान लो डिजिट दे दिया, मान लो 1 2 3 4 ऐसे 4 डिजिट दे दिया, और बोलते हैं कि मतलब इनसे जो फॉर्म की जाती है, नंबर्स फॉर्म होती हैं या नंबर बनती हैं, कुल पॉसिबल जो नंबर्स होती है उनका योगफल क्या होता है। मतलब कि 1 2 3 4 ये 4 डिजिट हैं, इनसे बनने वाली कुल संख्याएँ जो बनेंगी उनका योगफल क्या होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, मतलब कि फॉर्मूला क्या है कि मतलब डिजिट 1 डिजिट 2 ये इन सबको आपस में जोड़ दो पहले। तो 1 + 2 + 3 + 4 ये सबको जोड़ो। जोड़ने के बाद में क्या करना है कि जितनी संख्याएँ दी हुई हैं, जैसे मान लो जितने अंक दिए हुए हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो इन चारों अंकों को क्या करो, इन चारों में से एक माइनस कर दो। एक माइनस करोगे तो इधर बचेगा 3। इसको करने के बाद में 3 फैक्टोरियल कर लेना। हालांकि ये मैंने फैक्टोरियल बताया नहीं है आप लोगों को, ये मैं बताऊंगा फैक्टोरियल क्या होता है, बट ये फॉर्मूला लिख लेना और एक एग्जांपल लिख लेना ताकि बाद में हम जो सॉल्व कर सकें इसको। तो इसको भी मैं करवा दे रहा हूँ, ये इतना हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है आपको कितने से, जितने अंक हैं उतने, मतलब 4 अंक हैं तो 4 अंकों की संख्या बनाओ जिसका यूनिट जो हर एक डिजिट है अंक है वो 1 होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ 1 1 1 1 इतने से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे ये क्या हो जाएगा 3 3 6 4 10 10 और गुणे और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 × 2 × 1 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 1 1 1 4 अंक तो 4 से ये मल्टीप्लाई यहीं पे होगा, ठीक। तो ये आप इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि इन 4 डिजिट से बनने वाले कुल संख्याओं का योगफल कितना होता है, ये इधर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 हो जाएगा यानी कि 1 1 1, उसके बाद में यहाँ पर 0 × 6 कर लोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर तो 6 0 0 6 6 6 6, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। फॉर्मूला क्या हम लिखें इसका, मान लो ऐसे करके है फॉर्मूला, इसको लिख लेते हैं। जो मान लो डिजिट 1 + डिजिट 2 + डिजिट 3
ऐसे करके कितना भी डिजिट हो सकता है मान लो, ठीक है, जो भी होगा सबको ऐड कर लेंगे, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा, नंबर ऑफ डिजिट जो एन मैंने लिख दिया है उसमें से एक माइनस कर देना है, ठीक। फिर इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना है, और सॉरी ये फैक्टोरियल रहेगा, यहाँ फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा ना, फैक्टोरियल करना पड़ेगा। उसके बाद में जितने डिजिट होंगे उतने ही अंकों का संख्या बनानी है जिसका प्रत्येक अंक एक एक हो, ऐसे 2 3। फॉर्मूला इसका हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला ध्यान में रखना, मतलब मेथड कैसा है वो ज़्यादा जरूरी है, उसको कैसे करते हैं, बट एक बार इसे ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए रख लीजिए। मान लो कि डिजिट जो पहला होगा वो ए है, दूसरा डिजिट इसका जो है A2 है, ऐसे ऐसे करके 3 4 5 6 डिजिट कुछ भी हो सकता है, तो उसको कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डिजिट होंगे उसमें से माइनस कर देंगे। तो मान लो टोटल नंबर ऑफ डिजिट n है तो उसमें से एक माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक। ये उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने अंक दिए होंगे उतने ही अंकों की संख्या बनाएंगे, लेकिन प्रत्येक अंक एक एक होगा। मान लो कि अगर 3 अंक है तो 3 अंकों की, 4 अंक है तो 4 अंकों की, ऐसे डॉट 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 डॉट, अगर n टाइम्स तक है तो ऐसे करके इसको बना लेंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा कि कोई दिए हुए डिजिट के द्वारा बनी हुई कुल टोटल संख्याओं का योगफल क्या होगा वो निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले करवा दिया, फॉर्मूला है, नेक्स्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि कोई जैसे नंबर दिया होता है, ठीक है, कोई जैसे नंबर दिया हुआ है तो उसको जो है 2 या 2 से अधिक, 2 या और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लाई को करके जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो कि 12 कोई संख्या है, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन मैं करूँगा तो क्या करूँगा, इसको मैं तोड़ूंगा प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर से तोड़ने के लिए इसको ऐसे गुणनखंड इसका निकालेंगे। सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2, तो 2 से मैं काटूंगा, 6 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से मैं काटूंगा, फिर इधर 3 आएगा, फिर 3 भी प्राइम नंबर है तो मैं 3 से काट दूंगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर इसके बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब क्या हुआ, ये 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ये 12 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। और ये 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक चीज़ है कि फैक्टराइजेशन करेंगे हमेशा इसका प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, स्क्वायर क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। जैसे स्क्वायर क्या होता है, कोई भी संख्या होती है उस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लो 2 है, इस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 4 जो है, मुझे पता है ये 2 का स्क्वायर है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3 या 9, मुझे पता है कि ये 3 का स्क्वायर है तो इसको मैं बोलूँगा परफेक्ट स्क्वायर। 4 का होता है 16, तो मुझे पता है कि 16 का स्क्वायर होता है ये, सॉरी 4 का स्क्वायर होता है तो ये 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर कम से कम जो है कोई भी संख्या दी होती है, कम से कम उसका 2 बार मल्टीप्लाई होता है तब वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनती है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिलती है हमारे उसे। जैसे 3 है, 3 को मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये जो संख्या आ रही है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। 4 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई किया तो भी ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। मतलब क्या है, कोई भी संख्या होगी कम से कम उसका एक जोड़ा मल्टीप्लाई होना चाहिए, एक जोड़ा मतलब कि एक पेयर बनना चाहिए। जैसे मान लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये दे रखा है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा अगर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 में पूछूंगा 32 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। पेयर बनाओ इसका, एक पेयर 2 पेयर, लेकिन 1 2 ये फालतू है, तो 1 2 ये फालतू है तो इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना है ना। तो एक पेयर मैंने बनाया तो 2 का बना एक पेयर, उसके बाद में 2 का एक और पेयर बनाया तो मल्टीप्लाई करूँगा 2, इसमें पेयर नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब मैं अगर बोलूँ कि 32 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 32, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 1 2 और होता तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता 1 2 और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता क्योंकि इसका पेयर बन जाता। तो मतलब क्या हुआ कि 32 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 32 दूना 64 होता है, यानी 64 होता है, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ तो भी ऐसे होगा, कितने पेयर बनने हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 2 के 3 पेयर बनने हैं, यानी कि 2 के पावर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, ठीक। तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 जो है यहाँ 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये एक तरह से पता कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, मान लो 96 दे रखा है, 96 नंबर दे रखा है, ये कोई है, पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको देखूँगा 2 4 जा 8 इधर आएगा, ठीक है, फिर यहाँ 24 आएगा, फिर यहाँ 12 आएगा, फिर यहाँ 2 6 आएगा, 2 3 आएगा, फिर इधर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने 3 2 5, 1 2 3 4 5 और एक 3 है। तो मैं इसका पेयर बनाऊँगा, 2 2 का पेयर बनाऊँगा मैं,
तो दो दो का पेयर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बनना है, इसका पेयर नहीं बनना। तो इसका पेयर बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसका पेयर बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि 96 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 36 6 हासिल 3 6 9 54 3 57 576 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। ठीक, तो ये होगा कि 96 में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2 इसका पेयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसका पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब टोटल जो है 6 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 96 में। ठीक, ऐसे ही मल्टीप्लाई करने के लिए भी पूछ सकते हैं। मान लो कि 32 है, 32 में किस नंबर से भाग दिया जाए या डिवाइड किया जाए किससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, वही करेंगे, 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 16 आएगा, 2 से 8 आएगा, 2 से 4 आएगा, 2 से 3 आएगा, 2 आएगा और 2 से 1 आ जाएगा। यानी कि एक पेयर 2 पेयर। तो इसमें 2 पेयर तो बन रहा है, लेकिन एक 2 जो है इसमें फालतू है। इस 2 को काटने के लिए भाग देंगे, अगर यहाँ से 2 से इसमें भाग दे दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो आएगा 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सीधा मतलब क्या है कि मैं 32 में अगर 2 से भाग दूंगा तो ये 16 आएगा और 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये पता कर, ऐसे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, पता चल जाएगा कि कैसे ये कटेगा। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने जैसे देखा कि मैं 2 का पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 2 पे पावर 4 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर मल्टीप्लाई ऐसे अगर मान लो 3 पे पावर 2 दिया हुआ है तो 2 जो है मतलब कि पेयर जो इसका इवन है। इवन मतलब सम, पावर जो है सम संख्या है और यहाँ पे भी इवन है, सम संख्या है पावर। ठीक है, बस ध्यान देना ये प्राइम नंबर होने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। उसके बाद में मान लो यहाँ 5 है और 5 पे पावर जो है 3 है। ठीक है, ये ओड नंबर है, पावर इसका ओड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरा संख्या होगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा वो, मतलब वो ऐसी संख्या आएगी जिसका जो है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो पता करूँगा मैं कैसे कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर मैं इसे 5 की पावर 4 होता तो 5 का पावर 4 होता तो 5 के 2 पेयर, 2 के 5 के 2 के 2 पेयर बन जाते और यहाँ पे 3 के भी 2 पेयर हैं और 2 के में भी 2 के पेयर 2 पेयर बन जाते इसमें। तो इस तरह से जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। आप पूछ लेते हैं कि इस संख्या में किससे मल्टीप्लाई किया जाए, कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका पावर मैंने देखा बराबर है, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें देखा पावर बराबर है, ठीक है, नहीं ज़रूरत है। इसमें देखा मैंने कि मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या कि एक अगर मैं इसमें अगर 5 और मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 पे पावर 4 आ जाएगा। तो 4 एक क्या है, इवन हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देख लेंगे कितना जो है कम है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवाइड करने में क्या हम देखेंगे, अगर डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो जितना ज़्यादा होगा उसी से भाग दे देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पावर 3 है, ये सब बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर पावर 3 है तो मतलब एक 5 जो है फालतू है, तो उस 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 से भाग दे दूँगा तो वो कट जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन जाएगी। ठीक, अब देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, कंपोजिट मतलब हो गया भाज्य संख्या। प्राइम नंबर का तो फैक्टर तो पता ही है आपको, या तो वो 1 से कटेगा या तो वो खुद से कटेगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या का जो है हमें फैक्टर निकालना है और उसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे ये हमें पता करना है। ये यूपीएससी में PYQs में भी पूछा गया है, नंबर दे दिया गया, पूछता है इसके कुल कितने फैक्टर हैं, तो उसको हम लोग सीखते हैं, शुरू करते हैं इसको। जैसे मान लो कि 12 है। ठीक है, 12 के कुल फैक्टर्स की संख्या मुझे निकालनी है। तो 12 का पहला नंबर तो 1 इसका फैक्टर हो गया, ठीक, 2 इसका फैक्टर हो गया, 3 इसका फैक्टर हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और खुद 12 भी हो गया इसका फैक्टर, क्योंकि 12 12 से कट जाएगा ना, 12 भी इसका फैक्टर हो गया। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके 6 फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं इसके। तो ये तो छोटी संख्या की 12 तो हमने पता कर लिया कि कैसे होगा, कितने फैक्टर्स हैं इसके। शॉर्टकट मेथड हम देखते हैं। मान लो 12 दिया हुआ, ठीक है, 12 को हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 को यहाँ लिखेंगे 2 से, लेकिन याद रखें कि प्राइम नंबर से ही काटना है इसको। ठीक है, 2 से मैं काटूंगा तो प्राइम नंबर है, तो 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटूंगा 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में 3 से 3 मुझे 3 अब नहीं कटेगा। ठीक है, 1 से क्यों नहीं काटूंगा, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 आया ये 12 का फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आया। ठीक, ये आया। अब हम इसके टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा ऐसे ध्यान देंगे कि इस पर जितना पावर होता है ना उसको एक प्लस कर देंगे, इसमें भी एक प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसका पावर 3 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ये आएगा जोड़ने के बाद में 2। तो क्या करेंगे, एक एक ऐड करके फिर पावर का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल 6 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखना। ऐसे ही हम निकालते हैं 24 का। 24 का अगर हम निकालते हैं, मान लो 24 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आज संख्या से इसका गुणनखंड बनाएंगे, 2 से 12 हो गया,
2 से 6 हो गया, 2 से इधर 3 हो जाएगा, फिर इधर 3 से ऐसे हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, टू पे पावर कितना आएगा, 3 कर लिया, ठीक है, बराबर। उसके बाद में यहाँ एक 3 आएगा, मतलब 3 पे पावर 1। तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 है, इसमें एक ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 है, इसमें एक ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4, तो इधर 4 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इधर 2 हो जाएगा, तो यानी कि 8। इसके टोटल प्राइम फैक्टर, सॉरी 24 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8, ठीक। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं ना, तो ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मान लो कि ये कोई कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, इसका मुझे जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। टोटल ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्या करूँगा, ये x है, x एक जो है प्राइम नंबर होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई ये y है, ये भी प्राइम नंबर होगी, मान लो ये z है, ठीक है, ये भी प्राइम नंबर होगी। तो अगर इस पे पावर a है, इस पे पावर b है, इस पे पावर c है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, ए पावर इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, 1 प्लस इसमें ऐड करेंगे, फिर b में +1 करेंगे, c में +1 करेंगे, और फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जोड़ करके। तो जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। बस ये ध्यान रखना, ये आपका प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, एक्स वाई जेड जहाँ प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे पावर में एक ऐड करें, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं इसका, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो एक संख्या है, मान लो 5 7 6 है, ठीक है, ये नंबर दे रखा है, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16 17, फिर 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से 2 1 2, 2 4 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ पे 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से 36 आएगा ये, फिर उसके बाद में 2 से 18 आएगा, फिर 2 से 9 आ गया, और 9 क्या होता है, 3 पे पावर 2 होता है, ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे इसको। तो 2 पे पावर कितना इधर लगाए, पहले हम 2 का पावर कितना लगाए, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 हो गया, मल्टीप्लाई 3 पे पावर इधर 9 के लिए 2 लिखा तुमने, ठीक है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हमने कर लिया इधर, अब हम इसके पावर में एक ऐड करेंगे, तो 6 पावर में है तो इसको एक ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई 2 में पावर है तो ये इसमें एक ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। टोटल इसके पावर फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 576 के 21 फैक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, इसको ध्यान रखिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें पूछते हैं कि इसके ओड फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है, या तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, या पूछ सकते हैं कि इसमें ओड फैक्टर कितने हैं, विषम फैक्टर्स या गुणनखंड कितने हैं, या इसके सम गुणनखंड कितने हैं, या ठीक है, तो वो देखते हैं। 5 7 6 वाले का ही एग्जांपल लेते हैं, मान लो। तो इसका हमें टोटल फैक्टराइजेशन कितना पता चला था, क्या निकला था, करके देख लेते हैं एक बार फिर से। 2 पे पावर 6 आया था इसका, 2 पे पावर 6 आया था, मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 आया था, है ना, यही तो आया था, 5 7 6 का यही आया था। अब इसका मैं मान लो ओड फैक्टर निकाल रहा हूँ, तो ओड फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने फैक्टर्स हैं, इसके गुणनखंड हैं, तो ओबियसली मैं क्या करूँगा कि जो टोटल नंबर 2 के जो 2 एक इवन नंबर है, तो इसको मैं हटा दूंगा, तो जो बाकी बचेगा मेरा वही उसका जो है ओड फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 को हटा दूंगा मैं, 2 के सारे फैक्टर्स को हटा दूंगा, केवल 3 वाले को लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 इसमें पहले से ही और एक मैं ऐड कर दूँगा, तो इसके टोटल क्या हो जाएंगे, 3 फैक्टर्स इसके हो जाएंगे ओड, ठीक है। अब 3 फैक्टर्स ओड हो जाएंगे, आपको टोटल जो है कितना 21 इसके फैक्टर्स मिले थे। अब पूछ ले कि इवन फैक्टर कितने होंगे, तो इवन फैक्टर्स आप बता नहीं सकते हो, टोटल इसके 21 है, ओड इसके 3 हैं, तो आप 21 - 3 कर दो, 18 इसके क्या हो जाएंगे, इवन फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। ये ऐसे कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि अगर ओड पूछा है तो इवन वाले को हटा दो, लेकिन ध्यान रखना, अगर इवन फैक्टर्स पूछ रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हटा दूँ ओड वाले को और इवन पता चल जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। देखो 6 + 1 करोगे, इसके टोटल फैक्टर जो आएंगे आपके 7, जबकि 7 ये आ रहे हैं इवन, ओड आ रहे हैं 3, तो टोटल 10 ही फैक्टर बनेगा, जबकि टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं 21 आ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इवन फैक्टर अगर कभी भी पूछता है किसी भी नंबर का इवन फैक्टर पूछेगा, तो पहले हम उसका टोटल फैक्टर निकालेंगे, टोटल फैक्टर निकालने के बाद में ओड फैक्टर निकालेंगे, फटाक से उसको माइनस कर देंगे, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि इसके इवन फैक्टर कितने। ये ध्यान देना, उन लोगों को अगर ऐसा पूछना होगा क्वेश्चन तो वो ऐसे ही पूछेंगे, वो लोग इवन फैक्टर ही पूछेंगे, इवन फैक्टर पूछेंगे, बस आप टोटल फैक्टर निकाल करके आप इस वाले को ओड वाले को घटाओगे, बस गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर इवन फैक्टर पूछ रहे हैं वो लोग, तो क्या करेंगे, पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे, फिर ओड फैक्टर निकालेंगे, ओड फैक्टर निकालने के बाद में उसको हम जो है टोटल फैक्टर में से माइनस कर देंगे, तो इसका इवन फैक्टर चल जाएगा। इसमें एक टाइप और बचा हुआ है, इसमें पूछता है कि कितने फैक्टर्स इतने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, कितने फैक्टर्स इतने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो मान लो कि मैं वो कोई संख्या ले लेता हूँ, थोड़ी बड़ी संख्या लेना पड़ेगा ताकि आसानी से पता चल जाए। मान लो मैं वो संख्या ले लेता हूँ 576 ही लेता हूँ, छोड़ो 576 ही रखता हूँ मैं। अगर 576 है, ठीक है, तो इसका क्या आया था, 2 पे पावर आया था 6 और इंटू 3 पे पावर आया था 2, ठीक है। तो देखो मैंने अभी बताया था कि
परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, पेयर बनाना पड़ता था। देखिए प्रोसेस सेम है इसका, ठीक है, बट ध्यान रखना अगर किसी संख्या पे मान लो जैसे 5 है, 5 पे पावर 0 है तो वो आता है 1 और एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, एक जो है 1 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अब इस पे क्वेश्चन पे हम आते हैं। हम पूछ रहे हैं इसमें कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर इसका फैक्टर 4 होगा तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 9 भी होगा तो 9 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर 16 होगा तो 16 भी इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 16 के लिए हम कितना पावर चाहिए, 2 पे पावर चाहिए 4 सॉरी 2 दूना 4 दूना 8 16, 4 पावर चाहिए, 4 के लिए 2 पे पावर 2 चाहिए और 9 के लिए 3 पे पावर 2 चाहिए। मतलब क्या देख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें जो है सम संख्या वाले पावर चाहिए, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं पावर, ध्यान रखिएगा इसमें जीरो वाला ऐड नहीं है, तो जीरो वाले को ऐड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर 2 पे पावर हमें क्या लगानी पड़ेगी, 7, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 पे पावर क्या होगा, 3। तो हमें केवल ओड वाला लेना है, ओड वाला फैक्टर लेना है इसका, केवल सॉरी फैक्टर नहीं पावर लेना है। मतलब मैं क्या लूँगा, 2 पे पावर अगर मैं 6 लूँगा और इधर इसका भी मैं इवन वाला लूँगा, तो इवन वाला लूँगा तो 3 पे पावर 2 वाला ही लूँगा, क्योंकि ये सबसे छोटा वाला है। आगे 4 होता तो मैं 3 पे पावर 4 वाला लेता, तो यहाँ पर इवन पावर हो गया, इस पर भी इवन पावर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2 लिखा है 6 बार, 2 लिखा है 6 बार, इसका मतलब क्या है कि 2 2 2 2 2 ऐसे करके लिखा है, तो मैं इसका पेयर बनाऊँगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर बना, तो यहाँ पर मतलब क्या है, 3 परफेक्ट स्क्वायर संख्याएँ होंगी, एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या 2 3 इसमें होगा मल्टीप्लाई, और इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर 3 का क्या होगा, 9 होगा, तो इसका मतलब ये एक बार में लूँगा। तो इसमें 576 में कुल जो है 3 ऐसी संख्याएँ हैं जो इसके परफेक्ट स्क्वायर हैं और इसके गुणनखंड भी हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ये डीप से समझिए, अब थोड़ा इसको शॉर्टकट में समझते हैं। मान लो 576 था, ठीक है, इस पर 2 पे पावर 6 था, इस पर 3 पे पावर 2 था, ठीक। अगर मान लो इस पर 2 पे पावर 5 होता, इस पर 3 पे पावर 1 होता, तो जो जीरो वाला पावर हम इसके साथ में ऐड करते हैं, तो उसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 और ये 3 पे पावर 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब इसको लेंगे पूरा इसमें से, तो 2 पे पावर 6 है, मतलब 2 जो है 6 बार लिखा है, 3 जो है 2 बार लिखा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो इसका मतलब ये 6 बार लिखा है, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 जोड़े बनेंगे इसके, और ये 2 बार लिखा हुआ तो इसका एक जोड़ा बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जो पावर होता है ना उसमें 2 से भाग दे दो, क्योंकि हम 2 का जोड़ा बना रहे हैं, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आएगा इधर, 3 मल्टीप्लाई 1, तो मतलब क्या, ये 3 हो जाएगा। मतलब 3 पेयर इसके ऐसे होंगे, 3 फैक्टर इसके ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे 576 के। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो बच रहा है, अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, कि कंपोजिट नंबर्स को हम लोग देख लेंगे कि जैसे सम होता है फैक्टर्स का सम। हमने एक फार्मूला देखा कि अगर डिजिट दिया हुआ है ढेर सारा, उनसे बनने वाली सारी संख्याओं का योगफल हमने निकाला था। और दूसरे लेक्चर में या वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स निकल रहे हैं टोटल ना, इसके 12 फैक्टर 8 फैक्टर 21 फैक्टर, तो वो फैक्टर जो निकलेंगे उनका योगफल, उनका सम कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आएगा कि सम ऑफ यूनिट डिजिट्स, जैसे कि अगर संख्या दे रखी हुई है, मान लो कि 4 डिजिट दे दिया है, 4 डिजिट से बनने वाली सारी संख्याओं के केवल यूनिट प्लेस के जो अंक हैं उसको कैसे जोड़ेंगे, उसको ये सब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।